बताइए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि मिलवाएंगे आपको मैनेजमेंट से, तो नवरत्न दर्जे की कंपनी यहाँ पर शिपयार्ड कंपनी मज़गांव डॉक की हम बात कर रहे हैं, जिसके मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। 1960 में सरकारी अधिग्रहण के बाद कंपनी 860 से ज़्यादा जहाज यहाँ बना चुकी है, जिसमें कई लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप शामिल हैं। कंपनी की पहली तिमाही के नतीजे भी शानदार रहे हैं। सालाना आय पर अगर देखा जाए तो करीब 8.5% तक का उछाल भी देखने को मिला है। मुनाफा 121% के उछाल के साथ दर्ज है। कंपनी को हाल ही में ओएनजीसी से करीब 4,674 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ, ऑर्डर बुक, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास पेशकश में नंबर्स यहाँ पर वाकई बहुत ही उम्दा आए हैं। एबिटा मार्जिन्स में अच्छा खासा उछाल भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल यही उठता है कि जो अभी तक के सबसे बेहतरीन मार्जिन्स दर्ज हुए हैं, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 8% के मुकाबले 27%। सर, इसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर अब आप क्या रणनीति जो है वो बनाती हुई बताएंगे हमें, और साथ ही जो मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा है उसके पीछे किन किन ड्राइवर्स को और फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हैं? सभी को नमस्कार। जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है, ये काफ़ी पुरानी ऑर्डर बुक है। हमारा जो ऑर्डर है स्कॉट में सबमरीन्स का, वो 2005 का ऑर्डर है। 15 ब्रावो का जो डिस्ट्रॉयर्स हैं 4 नंबर, जिसमें हम 3 डिलीवर कर चुके हैं, ये 2011 का ऑर्डर है। और 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स हैं, 4 फ्रिगेट्स, ये हमारा 2015 का ऑर्डर है। तो ये सारे ऑर्डर्स का जहाँ तक सेल प्राइस वगैरह है, ये बाय एंड लार्ज फिक्स्ड है। तो इन ऑर्डर्स की जो मार्जिन्स चल रही हैं, उसमें मुझे आगे चलते हुए कोई ज़्यादा वेरिएशन या ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती है। इसमें हम 3 15 ब्रावो के डिस्ट्रॉयर्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। चौथा डिस्ट्रॉयर इस साल हमारा डिलीवर करने का प्लान है। तो उसके हिसाब से ये ऑर्डर लगभग क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से स्कॉर्पियन सबमरीन्स की भी 6 सबमरीन्स में से हम 5 सबमरीन्स डिलीवर कर चुके हैं, और लास्ट सबमरीन हमारा प्लान है इस साल के थर्ड क्वार्टर तक डिलीवर करने का। तो ये ऑर्डर भी क्लोज हो जाएगा। 17 अल्फा के फ्रिगेट्स, 4 फ्रिगेट्स, इसकी फर्स्ट फ्रिगेट हम टारगेट कर रहे हैं इस साल थर्ड क्वार्टर तक डिलीवर करने की, और ये ऑर्डर लगभग 2.5-3 साल तक और चलेगा। इसके अलावा हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के, जिसमें एक ये ऑफशोर का डाइवर्सिफिकेशन मुझे लगता है कि हमारा एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। ऑफशोर के एरिया में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स पहले भी था, लगभग 20-22 साल पहले। उसके बाद में नेवल ऑर्डर्स आने के बाद में ये एरिया से हम लोग थोड़ा दूर हट गए थे, पर ये हमने दोबारा से रिवाइव किया है। लास्ट ईयर दिसंबर में हमको ओएनजीसी से एक ऑर्डर मिला था 1150 करोड़ के लगभग, अंडर सी पाइपलाइन लेइंग का। और अभी हमको रिसेंटली एक और ऑर्डर मिला है ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और अंडर सी पाइपलाइन लेइंग, जो लगभग 4,500 करोड़ का है। तो ये एक एरिया रहेगा जिसमें मज़गांव डॉक अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगा, और ये डाइवर्सिफिकेशन का मुझे एक अच्छा एवेन्यू नजर आता है। आगे बढ़ते हुए हमारे अपने कुछ कैपेक्स प्लान्स भी हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन। तो अगले लगभग 3.5-4 साल में, 5 साल में यार्ड में काफी फैसिलिटीज का ऑगमेंटेशन का प्लान है, जिसमें एक यार्ड काफी विकसित और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स अभी हम नहीं ले पाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स की वजह से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हम लोग एड्रेस करेंगे। ऑर्डर बुक की भी बात करें तो आगे जाते हुए मुझे जो काफी विजिबिलिटी है जिनकी, उसमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जो कि अभी कॉस्टिंग कमेटी के साथ में लास्ट स्टेज डिस्कशंस चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑर्डर है जो कि जल्दी फाइनलाइज होना चाहिए। P75I प्रोजेक्ट के तहत जहां पर 6 सबमरीन की बात हो रही है, AIP फिटेड एंड लिथियम आयन बैटरीज के साथ में, बिल्कुल। तो इस ऑर्डर में भी हमने टीकेएमएस जर्मनी के साथ में पार्टिसिपेट किया है। और खुशी की बात यह है कि मज़गांव डॉक एंड टीकेएमएस की जो जॉइंट बिड थी, इसमें फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एमडीएल के काफी ब्राइट तो पॉसिबिलिटी है। तो संजीव जी, आगे ये बढ़ते हुए बताइएगा इस कि ऑर्डर ये के जो लिए आउटलुक बता रहे हैं आप ऑर्डर बुक का, ये 1 से 2 साल के नज़रिए में इसमें और क्या क्या ऐड होगा, और साथ ही एग्जीक्यूशन टाइमलाइन, जो कि करंट आपके मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन अगर आप बता पाएं। करंट ऑर्डर बुक का अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि अगले 3-3.5 साल में ये ऑर्डर बुक लिक्विडेट होनी चाहिए। और उसके पहले जो हमको ऑर्डर्स जुड़ जाएंगे, जो इसमें P75 की जो एडिशनल सबमरीन हैं, 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ये ऑर्डर मैं जल्दी ही एक्सपेक्ट करता हूं। और साथ ही
75I की 6 सबमरीन का भी, जो आपने पूछा 1 से 2 साल के बीच में, तो 1 से 2 साल के बीच में ये ऑर्डर भी हम लोग काफी पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर के। इसके अलावा 17 ब्रावो फ्रिगेट्स, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स की बात हो रही है, उसका भी डिस्कशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ में नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, ये दो भी एक काफी प्रॉमिसिंग ऑर्डर्स हैं, जिसमें एमबीएल एक स्ट्रॉन्ग दावेदार है। हमारी लिगेसी भी रही है डिस्ट्रॉयर्स की और फ्रिगेट्स की, और इसमें हम काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर डेफिनेटली हैं। एक नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स का है ऑर्डर, जिसका आरएफपी नेवी ने इशू किया है और प्राइस बिड सबमिशन का रिक्वायरमेंट अगले हफ्ते है, तो अगले हफ्ते हम उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। 8 नंबर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स, उसका जब एक प्राइस बिड खुलेगा तो उसके हिसाब से, ये कंपेटिटिव बिडिंग है, तो हम्म, उसमें प्राइस बिड खुलने के बाद में ही पिक्चर क्लियर होगी कि किसके पास में ये ऑर्डर जाता है। पर सर, पाइपलाइन में काफी चीजें हैं। हाँ मैं उसी पर आ रही थी क्योंकि आपकी बिडिंग पाइपलाइन के बारे में जानना था, अगर आप कुछ और बात कर पाए या जानकारी दें। जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि अभी हम नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स की बिड नेक्स्ट वीक तक सबमिट करने का प्लान कर रहे हैं। स्कॉर्पियन सबमरीन्स का 3 एडिशनल सबमरीन्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। P-75I की 6 सबमरीन्स के बारे में भी मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट 17 ब्रावो में फ्रिगेट्स, 7 या 8 नंबर फ्रिगेट, जिसमें से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 फ्रिगेट्स के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स, जो कि अभी ड्राइंग बोर्ड स्टेज पर है, पर आगे जाकर के मेटलाइज होने का एक्सपेक्टेशन है, तो इसमें भी मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो ये कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मैंने आपको बताया है कि हमने ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की तरफ डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टेप्स बढ़ाए हैं। उसमें हमको सब्सटेंशियल ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। एक 4.5 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 4,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एक 1100 करोड़ का ऑर्डर हमको लास्ट ईयर मिला था। इसमें इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरफ के ऑर्डर्स लेने के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपसे जानना है कि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी कितनी की जाएगी कैपेक्स में? तो ये इंडस्ट्री में काफी टिपिकल रहता है। आज की डेट में अगर बात करें तो वॉरशिप्स की अगर बात करते हैं तो वॉरशिप्स हम लोग 10 वॉरशिप और 11 सबमरीन एक साथ बना सकते हैं, तो ये अपने आप में काफी बड़ी कैपेसिटी है। मगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसमें न्यू जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, न्यू जनरेशन सबमरीन्स की बात करें, न्यू जनरेशन फ्रिगेट्स की बात करें, तो इनके डायमेंशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन है वो इस दिशा में है कि कैसे यार्ड को फ्यूचर प्रूफ बनाया जाए, तो कैसे फैसिलिटीज का साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज इस हिसाब से ग्रो किया जाए कि उसमें हम जितने आज की डेट में नॉन डायमेंशंस हैं, तो उसमें बड़े से बड़ा जहाज भी अकोमोडेट कर सकते हैं। तो प्राइमरी फोकस उस दिशा में है। जहां तक छोटे जहाजों का सवाल है, छोटे जहाज उसमें ऑटोमेटिकली लार्जर नंबर में अकोमोडेट हो जाएंगे। संजीव जी, ये बताइएगा कि यहाँ पर रेट ऑफ रेवेन्यू टारगेट ग्रोथ क्या रहेगी आपकी? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं FY25 में 20 से 25% तक की ग्रोथ टारगेट्स? आई विल नॉट बी असाइनिंग एनी नंबर्स कि हम 25% ग्रोथ का दावा नहीं करते हैं और 25% ग्रोथ की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो हमारी ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट रही है और ज्यादा रही है। बट आगे बढ़ते हुए जहां तक 24-25 का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि 23-24 के मुकाबले में इसमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने के लिए जरूर मिलेगी। नंबर्स असाइन करना अभी मुश्किल होगा, मे बी थर्ड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर के एंड की तरफ ये विजिबिलिटी बेटर रहेगी। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे सब्सटैंशियली कम हुई है, लेकिन क्या ये आने वाले तिमाहियों में और सालों में कंटिन्यू रहेगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट या सेल्स देखें तो लगभग 9.5% रही है, वर्सेस अगर अब एवरेज है 15% के आसपास का, तो ये कमी आगे कितनी कंटिन्यू रह सकती है? इसका मैं समझाना चाहूँ, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारा एम्प्लॉय वेज बिल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। बिकॉज रेवेन्यू ग्रोथ रही है, तो रेवेन्यू ग्रोथ के चलते ये परसेंटेज टर्म्स में आपको कम दिखाई देती है। तो अगर रेवेन्यूज हेल्दी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर में प्रेशर कम रहेगा, ये परसेंटेज लोअर साइड पर ही रहेगी। जहाँ तक हायरिंग का सवाल है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, कोई सब्सटेंशियल हायरिंग का कोई प्लान नहीं है। जो नॉर्मल एंड एट्रिशन का, हमारा एट्रिशन रेट काफी लो है। जो भी ऑर्गेनिक मैनर में नॉर्मल रिटायरमेंट्स होते हैं सिर्फ वही हैं, तो उसमें हम बहुत ज्यादा डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में ये परसेंटेज नॉर्मल लोअर साइड पर ही रहेगी।
चलिए आखिरी सवाल और उसके बाद बहुत हम आपको धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर मैं फ़ायदों की बात करूं जो कि नवरत्न स्टेटस आपको प्रोवाइड करता है, तो बताइएगा जून 2024 में ये आपको स्टेटस ग्रांट हुआ है, किस तरह के फ़ायदे आप गिनाना चाहेंगे इसको मिलते ही, जो मिलते हैं आपको? नवरत्ना स्टेटस से जो मेजर फायदे होते हैं उसमें यह है कि कंपनी के बोर्ड को काफी पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स काफी मिल जाती हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग काफी स्पीड अप करने के स्कोप रहता है। तो आपको आगे जाकर के कोई भी जॉइंट वेंचर करना है, किसी के साथ में कोलैबोरेशन करनी है, पार्टनरशिप करनी है, कोई भी कैपिटल एक्विजिशन करना है या कैपेक्स को लेकर के डिसीजन लेना है, तो ये काफी पावर्स बोर्ड को एडिशनल मिल जाती हैं। तो इसमें किसी से मिनिस्ट्री के पास में रेफर करने का या मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फिल्टरिंग वो खत्म हो जाता है। तो इसका मुझे लगता है कंपनी को डेफिनेटली फायदा होगा कि आपके जो भी डिसीजंस हैं, जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी मार्केट आप देखते हैं उसके हिसाब से जो चेंजेस आप अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, तो ये मार्केट के हिसाब से आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमारे कस्टमर्स रहते हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन कस्टमर्स रहते हैं, फॉरेन कस्टमर्स के बीच में भी इस चीज की काफी वैल्यू रहती है कि अगर वो एक नवरत्ना कंपनी के साथ में डील कर रहे हैं तो दिस वर्क्स एज ए रेटिंग रिक्वायरमेंट। तो उसमें उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एक नवरत्ना कंपनी में एक नॉन नवरत्ना कंपनी के मुकाबले में ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है कि बिजनेस पर्पसेस के लिए भी ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चलिए संजीव जी, सवाल तो आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की और कंपनी के भविष्य को लेकर जानकारियां साझा की हमारे साथ। धन्यवाद। तो यहाँ धन्यवाद। पर मस्काओ डॉक, जहाँ पर अगर हम पिछले 6 महीने का रनअप देखें स्टॉक में, तो लगभग 2000 लेवल्स से बढ़कर अब 5000 तक के लेवल्स तक पहुँच गया है। 140% के आसपास की तेज़ी हमने स्टॉक में आती हुई देखी हुई है। फिलहाल एक महीने से हम देख रहे हैं 4600 का एक लो छूने के बाद ये एक बार फिर से 5000 के लेवल्स के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल भी हम देख रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा सा खिसका हुआ है, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट से बातचीत करके लबोलुबाब यही समझ में आ रहा है कि बिडिंग पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है और जो ग्रोथ का मोमेंटम जो अभी दर्ज हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए और बरकरार रखने के लिए भले ही ऑर्डर बुक की बात हो या रेवेन्यू स्ट्रैटेजीज की बात हो, मैनेजमेंट